गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ऑरेंज और केके बहुत ही ज़्यादा बुरी वॉर के अंदर फंस चुके थे, जहां पे उस वॉर के कमांडर ने सभी लोगों को ये आदेश दे दिया था कि तुम सभी को जाना होगा और जाके इस प्रिंस की फियोंसे को पकड़ लो, और जो भी ऐसा करने में कामयाब हुआ मैं उसे बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनने के बाद आसपास मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर तुरंत केके की तरफ को वो लोग बढ़ने लग गए थे और यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से फाइट भी होने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग दाओ आके तुरंत ही सोल्जर्स को रोकने लग गया था और फाइटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे अपना यू हाओ तो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो तुरंत ही अपने फिस्ट को क्रॉस करता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो उसे क्लोज करता है तभी यहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स की वो जान ले लेता है। अब एक एक करके ढेर सारे और भी सोल्जर्स आ रहे थे अपने यू हाओ के सामने, लेकिन वो उन सभी से डील करता जा रहा था और फिर एक एक करके इन सभी को मार रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी डिवाइन पावर के थ्रू देखता है कि इन सभी को ग्रुप के अंदर भी मारना बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक तरीका रहेगा, और इसी चीज़ के अंदर अब वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए तुरंत इन लोगों को अब ग्रुप के अंदर मारने लग गया था, जिससे कि कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा रहे होते हैं अपोजिट पार्टी के। जिसके बाद यहाँ पे अपनी ऑरेंज भी सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स से कह देती है कि तुम सभी को उसी तरीके से ऑर्डर्स को ओबे करना है जैसे कि हमने तुम्हें बताया। और फिर वो सामने वाली पार्टी के पास भी जा रहे होते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तुरंत ही उस पार्टी के पास में जाकर अटैक करने लग गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा डिफेंस ये लोग तैयार कर लेते हैं। और अब इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था जितना कि पहले था, जैसे कि ये वॉर स्टार्ट हुई थी जब था। जिसके बाद यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद तो जाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो समझ गया था कि इनका मैकेनिज्म तो अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है यू हाओ के इस जगह पे आने से, जिसके चलते यहाँ पे वो और भी ज़्यादा भड़क गया था और फिर तुरंत ही अपने हॉर्स को लेके आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पे के बाद यू हाओ ही कहने लग गया था कि वजीरा सोल मास्टर की सारी पावर का मुझे इस्तेमाल करना होगा इन सभी से डील करने के लिए। और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो और भी ढेर सारे लोगों को मार डालता है। हम यहाँ पर केके को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी कैनन लेके खड़ी हुई थी और फिर सभी लोगों से कह रही होती है कि अब मैं तुम सभी को मौत का मज़ा सिखाने वाली हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है और ये अटैक वाकई में इतना सारा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे ढेर सारे लोगों की जान सिर्फ इस एक अटैक से ही चली जाती है। हालांकि जाओ इस बात से काफ़ी खफा था, वो अब काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि बस उसका एक ही अटैक काफ़ी था में 100 ऑफ सोल्जर्स को मारने के लिए, और वो ऐसा कर भी पा रहा था काफ़ी आसानी के साथ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बीस्ट का मार्क अपीयर होता है। फिर उसी बीस्ट के मार्क के साथ वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ते हुए तुरंत ही ढेर सारे लोगों को मारने लग गया था। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि इन सभी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे यहाँ पे जाओ खड़ा होता है तो फिर सारे के सारे लोग देखने लग गए थे और वो समझ जाते हैं कि ये तो एक सोल मॉन्स्टर है। अब यहाँ पे ये बंदा इतना ज़्यादा खफा था कि तुरंत यहाँ पे सबसे पहले यू हाओ के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन यू हाओ उसको ब्लॉक करते हुए अब दूसरी साइड पर जाके खड़ा हो गया था। वांग दाओ भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा तुरंत ही अपने रीजनल सोल किंग एंड सोल सेक नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे यू हाओ को इसने काफ़ी बुरे तरीके से पीटा था, उसके फेस पे और फिर उसकी बेली पे भी हिट कर दिया था। जिसके बाद अब फाइनली जाके दूर को खड़ा भी हो गया था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे कैनन अटैक्स भी केके कर रही होती है, लेकिन ये बंदे का आर्मर ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर ही कैनन के अटैक्स भी उसके ऊपर ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई बात ही नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ही कैनन अटैक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हिट होने के बाद भी उसका आर्मर तक तोड़ नहीं पा रहे थे। इस बात से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा और इसका आर्मर कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे यू हाओ एंड वांग दाओ दोनों ही पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर से एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है यू हाओ वांग दाओ दोनों ही। और यहाँ पे मैदान के अंदर जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके हट जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों जो कि अपने हॉर्सेस के ऊपर सवार थे यहाँ पे हॉर्सेस तक गिर गए थे बैलेंस बिगड़ने की वजह से, एंड ये दोनों भी ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचती हैं। अब दूसरी साइड पर हम यू हाओ को भी देखते हैं जो कि खुद को संभाल रहा था एंड वांग दाओ भी खुद को संभाल रहा होता है। तभी यहाँ पे वांग दाओ कहने लग गया था कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन तभी वो यहाँ पे कहने लग जाता है कि अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि आखिर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ। और फिर कहने लग जाता है कि आओ जिंगश्योंग अब तुम्हें बाहर आना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके न जाने कैसे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी और अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाती है एक पूरे बीस्ट के
अंदर ये बेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था, उसकी आइज भी रेड होती हैं और साथ ही जैसे ही वो चिल्लाता है तभी यहाँ पे आसपास एक छोटा मोटा बवंडर टाइप भी आ गया था, जिससे कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर को हट जाते हैं और फिर पीछे की तरफ को हटते जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना हीरो बिल्कुल भी इस चीज़ से हार नहीं मानता और यहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर ये बीस्ट अटैक करने वाला था तुरंत ही पीछे को हट जाता है। वांग दाओ भी वहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी थी जो कि इस बैल बुद्धि बीस्ट को तो समझ में आने नहीं वाली। हम देखने को मिलता है कि जैसे ही वो अपने हाथों के थ्रू इन दो लोगों को ही ऑलमोस्ट मसल डालता है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे लोग भी अटैक करने वाले थे। तभी यहाँ पे लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वांग दाओ एंड यू हाओ दोनों ही उसके हाथ के द्वारा कुचले जा चुके हैं। जिसके बाद सारे लोग उसे देखने लग गए थे। केके जैसे उस बंदे को देख रही थी तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो बीस्ट के अंदर है और साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। वो अपने हाथ को लगातार सप्रेस करता जा रहा था, जिससे कि युवा और साथ ही वांग दाओ दोनों को ही बहुत ही बुरे तरीके से पेन हो और वो इसे रेसिस्ट न कर पाए एंड रिजल्ट के तौर पर इन लोगों की डेथ ही हो जाए। हालांकि यहाँ पे युवा इतनी आसानी से इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पे कह देता है कि वांग दाओ तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एंड यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी मार्शल गोल्ड बटरफ्लाई एंड साथ ही अपने बीस्ट के साथ में तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब इन्हें परफॉर्म करनी थी एक टेक्निक जिसको हम फ्यूजन टेक्निक कहते हैं और अक्सर ये दो लोगों की पावर को मर्ज करके इस्तेमाल की जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही खुद को मर्ज कर लेते हैं। एंड हमें यहाँ पे कुछ वांग दाओ का ही लेडी वाला लुक देखने के लिए मिलता है, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर अब रिलीज़ होती है इस फ्यूजन टेक्निक के थ्रू कि यहाँ पे इस बीस्ट की हालत भी ख़राब हो जाती है। बल्कि जैसे ये दोनों अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं तभी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट टाइप हो गया था एनर्जी का, जिसकी वजह से ये बीस्ट भी पीछे को हट जाता है। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था, वो चिल्लाने लग गया था और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, जिससे कि इमेंस अमाउंट में एनर्जी आसपास के एरिया को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लोगों का बुरा हाल था और तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इस सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर काबू पा सकते हो? क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? जिसके बाद यहाँ पर तुरंत ही अपने फिस्ट को लेके वो रेडी हो गया था। एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है दूर से भी ये सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। हालांकि तुरंत यहाँ पर अपनी सूक्ष्म सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ये लोग अटैक करने वाले थे। वो भी अपने डिमोनिक फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है इन लोगों के अगेंस्ट, लेकिन दोनों ने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इस बंदे की फिस्ट को रोक लिया। और कमाल बात यह कि बस एक फिंगर का इस्तेमाल करके काफ़ी खतरनाक क्लैश इस बार हमें देखने के लिए मिलता है। और ये क्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक था कि सोल्जर्स की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है। वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग दाओ एंड अपना लाइट डीमन ब्रेकर पावर का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके जाओ और भी ज़्यादा सप्रेस होता जा रहा था। हालांकि यहाँ पे वो अपनी पावर को तो लगातार बढ़ाता जा रहा होता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका है। वांग दाओ एंड यू हाओ लगातार अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे एंड दोनों की पावर मिलके कमाल का एक चीज़ शो कर रही थी, जो कि थी वो इनके आपस के बीच की कनेक्शन एंड केमिस्ट्री। और उसी की वजह से यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाई कि दोनों ने मिलके सिर्फ कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे इतने खतरनाक बीस्ट को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त दे दी थी। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब पूरे तरीके से फायर में हो चुका था और अपनी पूरी की पूरी बॉडी को देख रहा होता है। वो झुलस रहा था उस फायर के अंदर एंड चिल्लाने लग जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर जो पेन था वो हमें भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अब बाज नहीं आते, क्योंकि जैसे जैसे वो बंदा चिल्लाता जा रहा था आसपास काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होता जा रहा होता है, लेकिन अब इस बंदे को छोड़ा भी नहीं जा सकता, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट यही निकलता है कि वांग दाओ एंड अपने यू हाओ की पावर को मिला के एंड उस चक्रा की पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली इन लोगों ने उस बंदे जाओ को मार ही डाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग उस फ्यूजन टेक्निक को भी काफ़ी ब्यूटीफुली ख़त्म करते हैं और जैसे ही वो फ्यूजन टेक्निक ख़त्म करके दोनों सामने आके खड़े होते हैं तो फिर सारे ही लोगों की नज़रें इनके ऊपर थीं जैसे कि किसी शो के स्टार हो। और वाकई इन्होंने इस जंग के मैदान में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कोई उम्मीद ही नज़र आ नहीं रही ऑरेंज के लिए, तभी यू हाओ एंड वांग दाओ ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को संभाला। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अपोजिट पार्टी अभी फ़िलहाल खड़ी हुई थी एंड के एंड जूजू दोनों ही खुद को जोश में लाती और कह रही
थी कि नहीं, इतनी आसानी से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अभी अपोजिट पार्टी के लोग बाकी और वो कह रही थी कि जाओ यांग मर चुका है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स और भी ज़्यादा जोश से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब तो फिलहाल तो यहाँ पर उनका बॉस है ही नहीं, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, तुरंत ही भाग रहे होते हैं। लेकिन भागने का भी क्या ही फ़ायदा, क्योंकि सोल्जर्स तो अब फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके हैं वो इन सभी को मारने के लिए। जिसके बाद इन दूसरे सोल्जर्स के पास में बस एक ही ऑप्शन था, और वो था अपने हथियार डालना। वो खुशी खुशी अपने हथियार डालते जाते हैं, क्योंकि आखिर मरना किसको था। जिसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे सारे ही लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, तभी यहाँ पे चारों ही तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। तभी हम वांग दाओ और साथ ही अपने युहाओं को देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही बातें कर रहे थे कि हमने तो कभी अंदाज़ा ही नहीं किया था कि हमारी मार्शियल सोल फ्यूजन स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम इतने ख़तरनाक बीच को शिकस्त दे देंगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑरेंज अब आगे बढ़ रही होती है और बाकी सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मुझे वाकई ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही थी कि बताओ आखिर मैं कैसे तुम्हारा एहसान उतार सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर यूहा उसको मना कर देता है, और फिर उसके बाद ये भी कह रहा था कि देखो मुझे और मेरे कंपेनियन को यहाँ से जल्द निकल के जाना है, क्योंकि हमें कुछ और काम भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग तुमसे फिर कभी और मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर ये बात सुनने के बाद ऑरेंज को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो अपने हॉर्स पर बैठ जाती है, हालाँकि वो ये नहीं चाहती थी कि यूहा से इतनी जल्दी अलग हो जाए, क्योंकि इन्हें मिले हुए ही आखिर कितना वक्त हुआ है। ये सारा ही मोमेंट उसके लिए काफ़ी दर्दनीय था, लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती थी। अब यूहा तो यहाँ पर तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑरेंज के लिए कुछ फील नहीं करता, जिसके चलते वो वहाँ से जा ही रहा था। लेकिन हिम्मत करके ऑरेंज अपनी आंखें भींचते हुए कहने लग जाती है कि यूहा रुको। जिसके बाद यूहा रुक जाता और फिर पलट के देखने लग गया था। तभी केके कह रही थी कि बस कह भी दो, ये वो सही वक्त है, मुझे लगता है कि तुम्हें कहना चाहिए उससे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती और फिर बस यही कह देती है कि अपना ध्यान रखना। अब यहाँ पे इस बात से केके को भी काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो समझ जाती है कि आखिर कितनी ख़राब सिचुएशन में फ़िलहाल तो ऑरेंज मौजूद है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके चलते यहाँ पर वो भी चुप हो जाती है एंड यूहा वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और फिर वो भी तुरंत ही वांग दोंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी सैड हो चुकी थी अपनी ऑरेंज। फ्लाई करते हुए ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे एंड ऐसे ही आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। हाउथियान सेक्ट काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था। हर जगह ही आइस मौजूद होती है एंड इस सेक्ट के अंदर आइस के अलावा शायद से कुछ और नज़र आ ही नहीं रहा था। जैसे जैसे करके दोनों ही यहाँ पर पास में आ जाते हैं, तभी यहाँ पर फाइनली जब इस जगह का नाम यानी कि हाउथियान सेक्ट का नाम अपना यूहाओ देखता है तो फिर वो कहने लग जाता है कि वांग दोंग तुम वाकई में डिसाइबल हो हाउथियान सेक्ट के, तुम सच में इससे बिलोंग करते हो। तभी वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद ये लोग लेडर्स पे चढ़ते हुए हाउथियान सेक्ट के अंदर की तरफ को जाने लग गए थे। जिसके बाद हमें एक जगह और लिखा हुआ दिखाया जाता है वेई हाउथियान सेक्ट एंड हर जगह का ही मौसम काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सा था और बस स्नो ही स्नो पड़ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली जाके जैसे यूहाओ दिखता है इस सेक्ट का नाम, तभी वो कहने लग जाता है कि वाकई हाउथियान सेक्ट की अलग ही बात है। और फिर वो यहाँ पर देख रहा था पिलर के ऊपर भी यहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखे हुए थे एंड वो देख के कहने लग जाता है तो क्या ये वाकई में इतने ज़्यादा पावरफुल स्क्रिप्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो भी बस ऐसे ही। जिसके बाद जैसे वो उन्हें देखने लग गया था तो फिर वो अपने सोल वर्ल्ड के अंदर आ रहा था। फिर यहाँ पर उसे ढेर सारे यही स्क्रिप्चर्स वगैरह साफ साफ नज़र आ रहे थे। जैसे ही वो अपनी आइज क्लोज करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं वो गॉड्स के द्वारा लिखे गए हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास कर दी गए हैं। गॉड इलेक्ट्रोलक्स उसे बता रहे होते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं अगर तुमने इन्हें अंडरस्टैंड कर लिया तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास ट्रीज़र बन के सामने आएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर ये जो तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी। जिसके बाद गेट ओपन होता है, फिर ढेर सारे डिसाइबल्स आते हैं। वांग दोंग एंड साथ ही यूहाओ दोनों को ही ग्रीट करने लग गए थे। तभी यहाँ पे अपना यूहाओ भी काफ़ी खुशी से उन्हें ग्रीट करता है तो डिसाइबल्स कहने लग गए थे कि चलिए अब आप अंदर की तरफ चलिए। तो यहाँ पे तुरंत ही अपना वांग दोंग अंदर की तरफ को चला जाता है और फिर उसके पीछे पीछे यूहाओ भी चल देता है। ये लोग अंदर आ चुके थे तो फिर यूहाओ अपने सामने एक ऐसी चीज़ देखता है जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एंटर करते ही उसे ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। बट फॉर्चुनेटली वो इतना लकी इनफ
था कि उसके वो चीज़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर फाइटिंग चल रही थी और एक काफ़ी ज़्यादा शानदार फाइटिंग, क्योंकि ये फाइटिंग हो रही होती है ताय और साथ ही तियान के बीच में। एंड यहाँ पे ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे थे। तभी यहाँ पे अपना स्नो वाइट एंड आइस क्वीन दोनों ही कहने लग गए थे कि ये दो कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं। इन दोनों की फाइट तो वाकई में इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि कहा जा सकता है कि इनका ऑरा ह्यूमंस के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टॉप फ्यूरी से बीस्ट जैसा इनका ऑरा है। तभी यहाँ पे अपना स्नो वाइट भी कहने लग जाता है कि हाँ तुम इस बारे में बिल्कुल सही कह रही हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाती है, और रही बात इनकी स्ट्रेंथ की, तो वाकई में वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीस्ट वाली स्ट्रेंथ इन लोगों के अंदर मौजूद है। ये वाकई में टॉप बीस्ट की जैसी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखते हैं। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है ताय एंड साथ ही अपने के बीच की फ़ाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे इनकी फ़ाइट देखने के बाद यू हाव भी यही कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी ज़्यादा अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में ये लोग फ़ाइट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वाकई में एक काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि इनकी फ़ाइट एंड होती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड यहाँ पे अपनी फाइटिंग के दौरान हुई भी इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से ध्यान से बातें करने लग गए थे। तभी ताय मिस्टर टियान को बता रहा होता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एंड तुम्हें अच्छे से फाइट करनी होगी थोड़े और पेशेंस के साथ में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग कहने लग जाता है कि सेकंड डेड क्या आप एक बार फिर से ट्रबल के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसे देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांग डोंग तुरंत ही भाग के आके उनके गले लग जाता है। फिर उसके बाद फाइनली वो ताय के भी गले लगता है। दोनों ही उसे यहाँ पर देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड यहाँ पर फाइनली वो उसे छेड़ते हुए ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई बड़े हो गए हो और अब तो थोड़े टोलर भी नजर आ रहे हो। इसके बाद वांग डोंग इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है और कह रहा था कि मिलो ये मेरे सेकंड डैडी है। और फिर इसके बाद ये भी कहने लग जाता है कि जो फाइटिंग तुमने अभी देखी है ना, ये तो इनकी डेली की फाइटिंग होती है और इसी तरीके से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन करके। तभी यहाँ पे युवाओं ने ग्रीट करता है। तो फिर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि टाई उसे ऐसे देखने लग गए थे कि जैसे कि यहाँ पे शायद वांग डोंग रिश्ता ही लेके आ गया है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग डोंग उन्हें अपनी फीलिंग्स पे काबू करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी फिलहाल वो अपने लड़के वाले लुक में है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को नजरों ही नजरों में देख के लड़के को कंफर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लग जाते हैं कि मेरा नाम टाई है, लेकिन तुम मुझे ग्रैंडपा ही बुलाओ। एंड इसके अलावा यहाँ पे ताई न्यू भी अपना नाम बताते हैं और कह रहे हैं मेरा नाम न्यू टियान है। इसके बाद यहाँ पे युवाओं दोनों को ग्रीट करता है और कह रहा था कि मुझे आपसे मिलकर वाकई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी टियान सामने को आ जाता है। फिर इसको चारों ही तरफ से देखने लग गए थे और कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वांग डोंग अपने किसी दोस्त को बाहर से यहाँ पे अपने हम हाउथियान सेक्ट के अंदर लेके आ गया। ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है और स्ट्रेंज भी। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कह रहा था कि आपका रूम रेडी हो गया है, आप अपने फ्रेंड को लेके वहाँ से जा सकते हैं। तभी यहाँ पे तुरंत ही वांग डोंग उसका हाथ पकड़ के लेके भाग रहा था और फिर दोनों ही आपस में डिस्कशन करने लग गए थे। तभी टियान कह रहे होते हैं कि क्या तुमने देखा इस लड़की की पावर को, ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सा है। तभी यहाँ पे न्यू टियान भी कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी कल्टीवेशन लेवल भले ही 40 हो लेकिन फिर भी इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड पावर अपने अंदर रखता है, क्योंकि इसके पास में एक 1000 ईयर ओल्ड सोल रिंग भी मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे विलिंगली सेक्रीफाइस कर रहे हैं मर्डरर्स इसके सामने खुद को, और ऐसा काफ़ी वक्त बाद हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे टियान भी कहने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था। फिर वो पास्ट के मोमेंट को याद करने लग गए थे, जहाँ पे सारा ही सीन एक बार पहले भी हो गया था। लेकिन इसके बाद दोनों ही अब फिलहाल इसको देखने लग जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही अपने अपने रूम की तरफ को बढ़ रहे थे। तभी वांग डोंग यहाँ पे आगे की तरफ को बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे हाउथियान कैसल का, ये डिसाइबल्स के लिए एंड यहाँ पे ज़्यादातर डिसाइबल्स ही रहा करते हैं। फिर ये सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि ये गेस्ट वगैरह के लिए बनाया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पे फाइनली थर्ड फ्लोर हमें दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एल्डर्स का है एंड दोनों ही एल्डर्स इस जगह पे रहते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि मैं भी यहाँ रहता हूँ और मेरी सिस्टर भी, तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ यहीं रह सकते हो। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि यहाँ पर तुम्हें स्टेटस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे अपना हु या हाउ कहने लग जाता है कि हाँ वाकई में ये जो दोनों लीडर्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो दोनों इस सेक्ट को लीड कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं इस बारे में भूल गया, वैसे एल्डेस्ट फादर जो है वो मेरे पेरेंट की तरह ही है और तुम उनके सामने इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे थे। तभी यहाँ पे फाइनली यू हाउ पूछ ही लेता है लेकिन तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जिसके बाद वांग डोंग रुक जाता है और कहता है कि मुझे खुद भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। फिलहाल तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर हैं घर से और मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा परेशान भी हूँ। लेकिन यू हाउस की तरफ को थोड़ा कंसोल करते हुए देखता है और फिर फाइनली यहाँ पे स्टेटस भी दिखाए जाते हैं हमें।
सबसे पहले यहाँ पे वो बताता है कि देखो ये हमारे एंसिस्टर हैं, तो फिर इन्हें ग्रीट करो। तो फिर दोनों ही मिलके एंसिस्टर को ग्रीट करते हैं एंड फाइनली वो बताता है कि मिडिल में जो हमारे एंसिस्टर की जो स्टेटस रखी हुई है वो तांग चैंग की है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो रहे अपने टाइम के। इसके अलावा जो साइड में दोनों फिगर हैं वो दोनों ही हाओथियान दुओ लुओ और साथ ही शाओथियान दुओ लुओ के हैं। जिसके बाद ये दोनों अंदर की तरफ को आ जाते हैं एंड यहाँ पे युहाओ कहने लग जाता है कि वाकई तुम्हारा सेक्ट कहलाने के लायक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट, क्योंकि वाकई इस सेक्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तभी यहाँ पे अपना वांगडोंग कहने लग जाता है कि हाँ जो कुछ भी हो, फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, तुम भी थोड़ा आराम कर लो और फिर बात की बात मैं तुमसे बाद में करूँगा, ठीक है ना। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल भी लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही अपना युहाओ इस जगह पे आ गया था तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज वो बेड नज़र आ रहा था, क्योंकि वो तो एक आइस का बेड बना हुआ होता है। जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन यहाँ पे आइस क्वीन एंड स्नो वाइट दोनों ही बताने लग जाते हैं कि 1000 ईयर ओल्ड टेक्निक है। तभी वो कहने लग जाता है कि आखिर ये है क्या, तो वो बताने लग जाते हैं कि एक ट्रीजर है जीनियस के लिए एंड अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करो तो फिर तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे तो पहले इसका इस्तेमाल हुआ करता था लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जिसके बाद आइस क्वीन भी बताती है कि ये जो चीज़ है तुम्हारे सामने मौजूद है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए अपनी सोल पावर को इन्हेंस करने के लिए और तुम्हारी कल्टिवेशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। युहाओ बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता है। ये बात सुनने के बाद वो फिर तुरंत ही बेड पर जाके बैठ गया था। जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई में जो जगह है ये इंडीड एक जीनियस लैंड फॉर्म है। और फिर उसके बाद वो ये नोटिस करता है कि उसकी सोल पावर तो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, आसपास से ढेर सारी एनर्जी वो जमा कर पा रहा था। तभी आइस क्वीन कहती है कि स्नो गर्ल, मुझे लग रहा है कि आपको भी इसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जिसके बाद आइस गर्ल तुरंत ही अपीयर हो जाती है और वो भी यहाँ पे पावर को एब्जॉर्व करने लग गई थी अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही होती है। हालांकि जो स्क्रिप्चर्स वगैरह थे वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। जिसके साथ ही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना स्नो वाइट भी कह रहा था कि इससे तो मेरा कंसंट्रेशन एंड मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है, ये वाकई एक शानदार चीज़ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ के पॉइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और बस कुछ ही देर के अंदर उसकी सोल पावर 40 से 47 तक रीच कर जाती है। ये वाकई में एक इमेंस चीज़ थी जो कि यहाँ पर हो रही थी। जैसे उसकी सारी की सारी वेन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, जैसे उसकी मेरिडियंस कनेक्ट करने लग जाती हैं, तभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ब्रेक थ्रू भी देखने के लिए मिलता है। तो फिर दोनों ही एल्डर्स तुरंत ही रुक जाते और कह रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये सारी की सारी पावर जो आ रही है वो उसी नए लड़के की तरफ से आ रही है। एंड तभी वो कहने लग जाते हैं कि वाकई ये लड़का कोई आउटसाइडर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हालांकि अभी असली खेल तो बाकी था, क्योंकि युहाओ की जो इनर सी थी उसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी हलचल हो रही थी। उसकी आइज स्पिरिट आइज जो थी वो धीरे धीरे करके ओपन होती जा रही होती है एंड धीरे धीरे करके सारी सील जो थी वो एडवांस में पहुंच रही थी, जिससे कि युहाओ को एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला था। वो लगातार इस चीज़ को इन्हेंस करे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जो कि एक बार फिर से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे जो स्नो गर्ल होती है एक बार फिर से उसको काफ़ी ज़्यादा पावर के चलते और भी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो स्ट्रगल करने लग जाती है इतनी पावर से और हमें देखने के लिए मिलता है कि इसका सारा इफेक्ट पड़ रहा था युहाओ के ऊपर, जिससे कि वो चिल्लाने लग जाता है। आसपास काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल्स जमा हो चुके थे एंड वो यहाँ पे कहने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, एक बार फिर से ये क्या हो रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पेन में था एंड यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी की वजह से एक काफ़ी बड़ा बीम, यहाँ पे एक एनर्जी बीम उसके रूम से बाहर निकल के जा रहा होता है। तभी दोनों ही एल्डर्स और साथ ही वांग दाओ उन सभी को पता चल जाता है कि कुछ तो हो रहा है। तभी एल्डर तियान कह रहे होते हैं कि आखिर उस लड़के के रूम में क्या चल रहा है, ये तो एक काफ़ी हज़ारों साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो रही है। तभी यहाँ पे न्यूटियान कहने लग जाते हैं कि मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टेड बीस्ट की कोई स्पिरिट है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि 1000 ईयर की कल्टीवेशन, अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट हुई तो काफ़ी कुछ हो सकता है। इतने सारे फियर्स ओरा के साथ में जाओ, जाके सभी को इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पे सेक्ट से थोड़ा दूर हट जाएं, क्योंकि अगर ये एक बार ब्लोन अप हो गया तो बहुत ही बड़ी तबाही भी मच सकती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा।